वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। पिछले कुछ दिनों से तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं नियमित रूप से सही तरह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आज भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आज मैं आपके समक्ष क्लास 9 की जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, जो 40 पूर्णांक के होंगे, जिसकी समय अवधि 1.5 घंटे होगी, मैं उसी के बारे में, उसी का जो प्रथम सेट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए इसका जो प्रथम सेट है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा जो प्रथम सेट है उसका प्रथम प्रश्न जो हमारा है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो 1815 ईस्वी के वाटरलू के युद्ध में फ्रांस हार गया था, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा वाटरलू। अगला प्रश्न है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। क्रांति से पहले समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। अगला सवाल हमारा है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। चर्च के विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को हम पादरी वर्ग कहते हैं, बिशप या पादरी वर्ग। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। तो फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1791 ईस्वी। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो 1793 से 1794 के मध्य के काल को फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा विघटनकारी शक्तियाँ बढ़ गई, और विघटनकारी शक्तियों के बढ़ने की वजह से वहाँ हमेशा विघटनकारी कार्य ही किए गए, जिसकी वजह से जनता में हमेशा आतंक और डर बना रहता था, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसलिए इस काल को हम आतंक का राज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 1917 ईस्वी से पूर्व या 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 से पूर्व फ्रांस पर जार निकोलस का शासन था। अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारे, रूसी संसद का नाम क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये कई बार पहले भी 9वीं वर्ग में पूछा जा चुका है। तो इसको हम कह सकते हैं, रूसी संसद को हम ड्यूमा भी कहते हैं। जिस तरह भारत में संसद को हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद भवन कहते हैं, पार्लियामेंट, उसी प्रकार रूस के संसद को हम ड्यूमा कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पिछले कई प्रश्नों एग्जामों में आ चुका है। अगला प्रश्न हमारा है, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, और अंतिम है गैर रूसी जनजातियों को समानता का दर्जा देना। इसका उत्तर हो जाएगा गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। ये रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न हमारा है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सभी हो जाएगा, क्योंकि रूसी क्रांतिकारियों का ये सारी मांगे थी, केवल मान्यता देना नहीं था, रूस को युद्ध से हटाना भी था, किसानों को ज़मीन भी देना था,
कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण करना भी उनके मुख्य उद्देश्य में शामिल था, और गैर रूसी जातियों को समानता का अधिकार और दर्जा देना भी शामिल था। इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो खूनी रविवार को 9 जनवरी 1905 ईस्वी के दिन को खूनी रविवार के दिन से नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत एक ऐसा देश है जिसके पास आबादी बहुत कम है, लेकिन विश्व की टोटल आबादी का 17 से 19% के बीच में आबादी भारत में ही पाई जाती है। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति अगर भूमि उपलब्धता का आंकड़ा देखा जाए दुनिया में, तो भारत के पास केवल और केवल 2.4% भूमि ही है। भारत के पास दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन ज़मीन बहुत कम है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन है? तो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82.30 डिग्री या अंश पूर्वी देशांतर, इस रेखा को हम भारत का याम्योत्तर रेखा कहते हैं। और ये इलाहाबाद शहर से होकर के गुजरती है भारत के। अगला प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। इसको नेपाल में हम सागरमाथा भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 1875 ईस्वी के करीब में मापी गई थी। उसके बाद आज तक इसकी माप नहीं की गई है। उसी को हम आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, 8,848 मीटर। एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो, अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ ओशन। एक ऐसा स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो, उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीप है। तो भारत एक प्रायद्वीप माना जाता है, या उपमहाद्वीप भी कहते हैं इसको हम, पेनिनसुला। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो बाढ़ के मैदानों में जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है, उसको हम, नई मिट्टी को हम खादर कहते हैं, और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस द्वीप के निर्माण प्रवाल भित्ति से हुए थे, या किस भित्ति का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो 18वां सवाल जो हमारा हो जाएगा, लक्षद्वीप जो है जिसका निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है, और यह एक बहुत ही छोटा प्रायद्वीप है जिस पर 98% से ज़्यादा आबादी मुस्लिमों की है। लेकिन जब भी बीजेपी सरकार की सत्ता आती है, तो वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देती है जिसकी वजह से एक शांत क्षेत्र अशांत हो जाता है। और आज लक्षद्वीप भी एक अशांत क्षेत्र बनता जा रहा है सरकार की नाकामियों की वजह से, क्योंकि इनकी नीति भी यही है, देश को हमेशा किसी न किसी चीज़ में उलझाए रखना। अगला प्रश्न हमारा जो है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी का है, और ये यूएसए में से होकर के बहती है। यूएसए की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह की द्रोणी से या अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी यही है। उसके बाद कहीं नील नदी आती है। लंबाई में नील नदी सबसे लंबी है, लेकिन अपवाह की द्रोणी की स्थिति में यह सबसे बड़ी नदी अमेजन ही है। इसी नदी
की वजह से दक्षिण अमेरिका के आसपास जो है, इसी नदी पर फिर वहाँ सबसे बड़ा जो प्रपात बनता है, नियाग्रा जलप्रपात बनता है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती थी, इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, लमपुर नहीं पालमपुर होगा। ये जो क्वेश्चन जो है गलत प्रिंट है, यहाँ पे लमपुर नहीं होगा, पालमपुर। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 75%। 75% आबादी खेती पर डिपेंड है, बाकी 25% आबादी ही गांव से बाहर रहती है, जो दूसरे कामों में व्यस्त होती है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल, जिसको हम ग्रीष्मकाल की फसल कहते हैं, ग्रीष्मकाल में उगाई जाने वाली फसल जून से अक्टूबर के बीच उगाई जाती है, जिसमें धान, मक्का हो गया, कपास हो गया या बादाम हो गए, ये सब फसलें ये खरीफ फसल के अंतर्गत होती है। ये रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में काटी जाती है ठंड के मौसम में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न के उत्पादन से है। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत का कृषि क्षेत्र जितना भी था वो पाकिस्तान में चला गया, और भारत अपने आप में एक कृषि पर आत्मनिर्भरता जो थी वो खत्म हो गई। अंत में जब यहाँ पर हरित क्रांति लाई गई एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा भारत में, उसके बाद भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बना। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है? तो कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण, किसी भी काम को करने के लिए नगद पैसा और कच्चा माल चाहिए। इसके बगैर कोई भी कार्यशील पूंजी जो होती है, किसी भी काम को करने के लिए बगैर पैसा और कच्चा माल के कोई भी काम नहीं हो सकता, इसलिए इसका उदाहरण नगद पैसा और कच्चा माल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? खेती की जुताई करना कृषि कार्य है, सिंचाई करना कृषि कार्य है, खाद एवं बीज की बिक्री ये भी कृषि से जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फसल की देखभाल करना। तो देखभाल करना एक अलग चीज़ है, बाकी जो खेत से जुड़े हुए चीज़ जो हैं, खेती में जो लगने वाले चीज़ हैं वो 3 हैं, का, गार, घा, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा खाद एवं फसल की देखभाल करना। तो खेती की जुताई करना कृषि करना और फसल की देखभाल करना ये कृषि कार्य है, जबकि खाद एवं बिक्री ये कृषि से अलग है, इसको खरीद कर लाना पड़ता है, इसलिए इसका उत्तर घा हो जाएगा। गलत, ये गा लिखा हुआ, घा होना चाहिए। अगला प्रश्न जो हमारा है, नीचे दिए गए कथनों को सफल ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो नीचे दिए गए जो कथन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन 1, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी कहते हैं, सही है। दूसरा, मानव पूंजी को निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है, ये भी सही है। तो केवल एक सही नहीं है, ये एक भी सही है और 2 भी सही है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि मानव एक खुद पूंजी है, जब पढ़ लिख करके वो किसी काम के लिए पूंजी निवेश करता है और उसमें उसको विकसित करता है तो वो एक निवेश बन जाता है, वो एक संसाधन बन जाता है। तो ये संसाधन, मानव एक संसाधन है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या, जो पढ़ी हुई आबादी रहती है किसी देश के लिए रीढ़ का काम करती है, और स्वस्थ जनसंख्या अगर रहती है तो उसको कामगार मिलते रहते हैं। इस प्रकार उस देश का जो अर्थव्यवस्था है रन करती रहती है, चलती रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन बेरोजगारी के
सही तरीके से बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग कार्य करते हैं। ये सही तरह से मजदूरी को परिभाषित नहीं कर रहा है। जब प्रचलित मजदूरी की दर से काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, ये सही है। जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर ख ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो सेतु कार्य पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर, ये दोनों प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। ये दोनों कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी से क्या अर्थ है? तो मौसमी बेरोजगारी, जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, ये मौसमी बेरोजगारी का प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, तो इसका उत्तर जो होगा, जब फसल का मौसम होता है तभी रोजगार मिलता है। बाकी साल के जो दिन होते हैं बेरोजगारी में बितानी होती है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये लोगों का शासन है। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की विशेषता क्या नहीं है? तो लोकतंत्र में एक ही राजनीतिक दल का शासन नहीं चल सकता है। लोकतंत्र जो होता है उसमें बहुदलीय राजनीति चलता है, बहुदलीय तंत्र चलता है। जितने बहुत दल होते हैं और सारे दल अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जो जीत जाते हैं, जिसका शासन आता है उसी का प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है। तो बहुदलीय राजनीति जो होता है लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन एक ही राजनीतिक दल का शासन ये लोकतंत्र की विशेषता है नहीं है। जैसा चीन एक पूंजीवादी देश है और इसके अलावा वहाँ पर केवल एक ही सत्ता पार्टी हमें हमेशा अपना प्रधानमंत्री बनाती है, दूसरी कोई पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, ये गलत है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव होता है, ये सही है। गलत कथन का चुनना था तो ये गलत है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, ये भी सही है। और अंतिम जो हमारा पॉइंट है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिया। तो इसका उत्तर हमारा जो होगा घा ही होगा। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है। आज के दौर में लोकतंत्र में तो कभी भी नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क अच्छा नहीं है? लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का अच्छा तरीका उपलब्ध करता है, ये सही है। यह है लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, ये भी सही है, क्योंकि यह अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता, ये गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा घा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा 1999 में, जब कारगिल युद्ध से पहले सैनिक तख्तापलट हुआ और परवेज मुशर्रफ ने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली, और उसी की वजह से फिर बाद में कारगिल की युद्ध हुई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हो चुके हैं।
कश्मीर को लेकिन कश्मीर ना तो चीन के पास रह गया है पूरा पूरी, ना भारत के पास, ना पाकिस्तान के पास। तीनों देश कश्मीर को हासिल करने के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। और भारत के नेता लोग भी इतने दोगले हैं, जिस कश्मीर को हमने 1947 में अपने देश का हिस्सा बनाया, उस कश्मीर को आज तक हम पूरा पूरी अपने अंदर नहीं कर पाए हैं। चाहे कोई भी सरकारें आए, खाली मुंह हिलाते हैं और लोगों को बरगला कर रख देते हैं, जबकि देश का जो कश्मीर का आधा हिस्सा चीन और पाकिस्तान के पास है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पश्चिमी हिस्सा नीलम घाटी और गिलगित बाल्टिस्तान है, और पूर्वी हिस्सा जो पाकिस्तान के चीन के पास है उसको अक्साई चीन कहते हैं, और पाकिस्तान ने जिस हिस्से को चीन को दे दिया उसको हम कराकोरम कहते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता 1900 दक्षिण अफ्रीका 1992 में स्वतंत्र हुआ, और मई में वहाँ पर नेल्सन मंडेला की सरकार आई थी 8 मई को 1992 को। रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो रंगभेद की नीति या अपार्थाइड जो है दक्षिण अफ्रीका में ही प्रचलित थी, और आज भी दुनिया में अश्वेतों की जो सबसे बड़ी संस्था चलती है, ब्लैक लाइव्स मैटर, यह अश्वेतों के लिए या उसके अधिकारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती है, दुनिया में गोरों के खिलाफ लड़ती है इसके लिए। जबकि हमारे देश में ब्राह्मणों ने अपने ही देश के लोगों को 43,000 से ज़्यादा जातियों में बांट दिया, और कभी इन जातियों को उसके बराबरी के दर्जा तक देने के लिए तैयार नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर जो होगा 299 हो जाएगी। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से शासन प्रमुख का नाम, ये प्रावधान नहीं रहता है। बाकी विधायिका का अधिकार, देश का नाम, शासन प्रमुख का अधिकार, ये सारे उसमें संलग्न रहते हैं। बाकी जो शासन प्रमुख का नाम है ये संलग्न नहीं रहता, क्योंकि शासन प्रमुख बदलते रहते हैं हर 5 साल में इलेक्शन के बाद, 4 साल में इलेक्शन के बाद। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सारे बदलते रहते हैं। अगला अंतिम प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसको मान्यता मिली, इसको लागू जब किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आज मैंने आपके समक्ष 9वीं वर्ग की जो सोशल साइंस थी उसका सेट 1 रखा। अगले दिनों में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट अपलोड कर सकूँ। धन्यवाद।